मतलब अपन ऐसे ही इसको बढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबको पता है कि हाँ भाई, अगर अलजेब्रा के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले और सबसे फोरमोस्ट चैप्टर्स में से एक है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के अंदर कौन सा चैप्टर में कौन सा भाग, मतलब इस चैप्टर का कौन सा भाग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों का अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो तकरीबन 65 पेपर, फिर से अगर देखा जाए तो 65 पेपर में तकरीबन 105 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही जबरदस्त स्कोर है, ठीक है ना। और जे एडवांस के अंदर 20 पेपर में 9 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बाय द वे सब टॉपिक वाइज देखा जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर माने एपी के अंदर 35 क्वेश्चन है, बहुत है, बढ़िया है। जीपी के 24 क्वेश्चन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मेंस में भी बहुत कम क्वेश्चन है और एडवांस में भी कम क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एएम जीएम की अगर बात करी जाए, एचएम की, तो बात 3 क्वेश्चन इधर है और ये इधर है। और अगर बाय द वे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की बात करी जाए, जो कि नॉर्मली हम लोग भी बहुत कहते हैं कि बहुत ही काम की चीज है, उसमें भी 12 क्वेश्चन है। बहुत ही जबरदस्त चीज है ना। हाँ, इसके सिवा एक सिग्मा मेथड पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सिग्मा मेथड पे भी आपको दिख रहा होगा 21 क्वेश्चन है। स्पेशल सीरीज के 4 क्वेश्चन है, जिसमें लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, आप चाहो तो इनका नाम ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखें ना, तो भी हम लोग मिसलिनियस के नाम से जो भी देखते हैं उनके अंदर भी काफी अच्छे क्वेश्चन है। ईजीपी के भी 6 क्वेश्चन है, जो कि होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये तो पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा। अब रही बात की क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, क्यों आते हैं, एक एक करके उठाते हैं। रेडी? चलिए साहब, पिछली बार की तरह से अपन टारगेट लेके चलते हैं कि हम कम से कम 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन लेकर के दौड़ेंगे। तो चलिए साहब, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो दिख रहा है हमारे हमारे ब्लू वाले पटल पे, ठीक है, वो दिख रहा है कि एबीसी अपने आप में जीपी में है ना। तो पहला काम तो ये कि जिसे आप ए बी सी कह रहे हैं जीपी में, ठीक है ना, उन्हें मैंने जानबूझ करके कॉमन रेशियो आर के साथ में ए आर और ए आर स्क्वायर ले लिया। माने ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए बी हो गया, ये हमारे लिए सी हो गया। ये तो हमारे को आइडिया पड़ गया कि ए कौन, बी कौन, सी कौन। अच्छा, जो सबसे पहला काम था। अच्छा, आगे जाकर के कहीं हमारे पास में आर आने वाला होगा तो हम उनमें से वही आर चुनेंगे जो हाफ से छोटा होगा। राइट है, ऐसा इसने बोला है। अच्छा, आगे बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि 3A 7B 15C, ये किस में है जी, ये एपी में है। राइट है ना भाई? अच्छा ठीक है, एपी में है तो मैं पहले बोल दूं 3A का मतलब हो जाएगा 3A, 7B का मतलब हो जाएगा 7AR और 15C का मतलब हो जाएगा 15AR स्क्वायर। ये भी एपी में होंगे। अगर ये एपी में होगा तो बीच वाले का डबल माने 14AR इस गुड में साइड वालों का सम हो जाएगा 3A प्लस में 15AR स्क्वायर, जिसमें सब पता चलता है कि साहब ये ए तो कैंसिल आउट ही हो गया। यहाँ से रह जाएगा 15R स्क्वायर माइनस का 14R और माइनस का 3 इक्वल 0। तो यहाँ से एक और चीज भी क्लियर हो गई मेरे को, क्या कि एक आर के अंदर क्वाड्रेटिक आ रही है जिसे आर की 2 वैल्यू जाएंगी, जिसमें हाफ से छोटी वाली मैं चुनूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो 15 का एक ही तरह से हिसाब हो सकता है, 5R इधर ले लेते हैं और 3R उधर ले लेते हैं। राइट है, अब -3 लाना है तो मुझे लग रहा है कि मैं माइनस का 3 लाने के लिए माइनस का 3 और प्लस का 1 इधर ट्राई कर रहा हूँ भाई। माइनस का 15 हो जाएगा और प्लस का 3R हो जाएगा, नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठा। तो अगर देखा जाए तो अपन प्रॉपर तरीके से चलते हैं, 45 लाना है। 45 मतलब 9 और 5 है ना। तो यहां से ले लिया तो कितना हो जाएगा 15R स्क्वायर माइनस में 9R माइनस का 5R माइनस का 3 इक्वल 0। इन दोनों में से 5R 3R कॉमन आ जाएगा तो 3R माइनस 1, और उधर से देखा जाए तो 5R माइनस 3, 5R प्लस का 3 इक्वल 0। लो साहब, माइनस का प्लस का 9R हो गया, तो यहां से आ रहा है माइनस का 3। सही है, सही है, सही है। और इधर से देखा जाए, अच्छा यहाँ पे ये प्लस का 3 है, इसके कारण से भी बढ़िया काम बन रहा है अपना। यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। तो कहना मतलब आर की वैल्यू हमारे पास में दो प्यारी प्यारी आ रही है, 1/3 और 3/5। दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बराबर है, लेकिन हमारे को वो वैल्यू चुननी है जो कि 1/2 से छोटी है, दैट इज 1/3। तो आर की वैल्यू 1/3 आ गई। अच्छा, जैसे हमारे पास में आर की वैल्यू 1/3 आई, अब मेरे पास में सेकंड क्या क्या बचा। अगर आर की वैल्यू आ गई तो एक तरह से मेरे पास में टर्म्स ही आ गई एपी की। पहली टर्म हो गई 3A, दूसरी टर्म हो गई 7AR। 7AR में अगर मैंने 1/3 रख दिया तो 7A/3 हो गया। राइट है, 15AR स्क्वायर, तो 15A अपॉन में आर स्क्वायर होने की वजह से 9 हो गया। राइट है, तो अगला टर्म अगर आप निकालना चाहें तो अपने को पता चल गया, अब कॉमन डिफरेंस तो दिखने लग गया भाई। चौथा टर्म ही तो निकाला, फोर्थ टर्म ही तो निकाला है। तो कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए तो 7A/3 माइनस 3A। राइट है भाई, 7A/3 माइनस 3A करते माइनस का 2A/3 कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अगर मेरे को अगला टर्म निकालना है तो 15A/9 में से माइनस का 2A/3 कर दो, और क्या। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको पता चलेगा एलसीएम हो जाएगा 9, और यहां से हो जाएगा 15A और यहां से हो जाएगा माइनस का 6A, मतलब पर आंसर हो जाएगा ए। तो फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज बी, माने बॉम्बे बने ए। ओके,
दिखने में छोटू सा क्वेश्चन था और बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन आप काफी प्रैक्टिस करके रखते हैं तो हर दूसरी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता। जीपी और एपी को लेकर के थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, 3 से 5 मिनट का अपन समय लेकर के चलते हैं कि इस दौरान में ये क्वेश्चन हो जाएगा और हो भी जाता है। कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, ज्यादा कुछ खास, बहुत मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूंगा मतलब मैं। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जाता है देखें, है ना। जेईई मेंस ने और हमारे को क्या दिया। जेईई मेंस का अगला क्वेश्चन दिख रहा है 2 टू द पावर 1/4, 4 टू द पावर 1/16 और ये 8 टू द पावर 1/48। बड़ा भयंकर तरीके से भाग रहा है भाई। ठीक है, मतलब रैंडम ही दौड़ गया एकदम से, है ना। ओके, सबका बेस पहले 2 कर लेता हूं। तो 2 की पावर 1/4 यहां तक तो अच्छा है। इसे 2 की पावर 2/16 लिख रहा हूं। इसे 2 की पावर 3/48 लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहेगी। इसे 2 की पावर 4/128 लिख रहा हूं, राइट। एंड डैश अप टू इन्फिनिट मल्टीप्लीकेशन में चलता जा रहा है। ये 2 की पावर 1/4 सुंदर दिख रहा है। ये 2 की पावर 1/8 हो गया। ये 2 की पावर 1/16 हो गया। ये 2 की पावर 1/32 हो गया। एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट हो गया, है ना भाई। तो ये 2 की पावर अगर देखा जाए तो इट इज 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन चल रहा है अप टू इन्फिनिट सीरीज। माने एक जीपी इनफाइनाइट जीपी का सम दिख रहा है ना। ऊपर डिग्रीज में भी ऐसा हो, देखो इन्होंने बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट करा है। और जीपी में इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 माइनस आर। ए कितना है 1/2 का स्क्वायर, आर कितना है देखो हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 से, तो 1 माइनस 1/2। तो कुल मिलाकर के यहां से देखा जाए तो 2 टू द पावर 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ऊपर जाकर के 2/1 कैंसिल आउट होकर के 2 की पावर 1/2 माने √2 या सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये हुई बात साहब क्वेश्चंस को करने की कि भाई हमसे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते। अभी तक के 2 क्वेश्चन तो ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को तो उल्टा मॉडरेट लेवल से भी थोड़ा सा लोअर स्केल पे अपन गिने तो ज्यादा सही, क्योंकि इस तरह कई क्वेश्चंस आप अपने बुक्स वगैरह में, अपने डीपीपीज वगैरह में देखते हैं और क्वेश्चन हो भी जाता है। हाँ, मैं आपको बता दूं जेईई मेंस का प्रेशर की वजह से आप हो सकता है कि क्वेश्चन को कह दें कि ये वाला क्वेश्चन पता नहीं वहां पे होगा या नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो कोई खास मुश्किल क्वेश्चन अभी वाला भी नहीं था। चलो अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देगा 1/16 ए एंड बी आर इन जीपी। 1/a, ओके एक मिनट 1/16 ए बी किस में है जीपी में। जीपी की क्या खास बात होती है, बीच वाले का स्क्वायर किनारे वालों का मल्टीप्लीकेशन होता है। माने ए का स्क्वायर जो होगा वो बी मल्टीप्लाइड बाई 16 माने b/16 होगा। तो मेरे को यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब बी की वैल्यू भी निकालना चाहे तो कर सकते हैं ना। अच्छा, ये तो हुआ पहली चीज। अब दूसरी चीज जिस पे नजर है वो ये कि 1/a, 1/b और 6 किस में है एपी में। एपी की क्या खास बात होती है, बीच वाले का डबल माने 2/b, किनारे वालों का सम होता है, सही है। अच्छा, अब हमारे को यहां से एक 1/b मिल सकता है। अगर मैं 1/b लाना चाहूं तो 1/b लाते 1/16 a² हो जाएगा। सोच के देखना, है ना। मैं यहां पे 1/b की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूं तो 2/16 a² इज इक्वल में 1 + 6a/a ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, ये 2 से गया 8 टाइम्स कट गया। इस a से आप चाहो तो एक a भी कैंसिल कर सकते हो, a पॉजिटिव तो आसानी से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, राइट है। अच्छा, अब क्या क्या बचेगा उधर की तरफ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 8a की तो ये हो जाएगा 48a² प्लस में कितना हो जाएगा 8a, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और ढंग से लिखते हैं तो 48a² प्लस में कितना 8a माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब अपने पास में कुल मिलाकर के लगभग कहानी हमारे हाथों में आ चुकी है। क्वाड्रेटिक को क्रैक करना बस इतना सा काम रह गया। माइनस का 48a² लाना है तो माइनस का 48a² 12 फोर जा ट्राई किया जाता है। तो यहां से हो जाएगा 48a² प्लस में 12a माइनस का 4a माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहां से देखा जाए तो कुल मिलाकर के 12 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 4a + 1 -1 4a + 1 इक्वल टू 0। इससे a की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ रही है, एक माइनस का 1/4 और एक आ रही है 1/12, जिसमें नेगेटिव तो हट जाएगा क्योंकि a पॉजिटिव दिया है, ठीक है। चलो अब अपने पास a आ गया, a आते ही b भी आ गया, a आते ही b आ जाएगा, आ ही जाएगा। देखो सोचो कैसे आ जाएगा, देखो अपने को दिख रहा है 1/b इज इक्वल में 1/16 इंटू में a का स्क्वायर मतलब 1/12 का स्क्वायर माने 1/144। 12 से गया और 16 से गया 9 टाइम्स, तो मतलब b की वैल्यू 9 आ गई। तो अपने पास a आ चुका है, b आ चुका है, कोई रोक नहीं सकता आप क्वेश्चन को होने से। थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन में डिमांड क्या है 72 a + b की, तो 72 की जगह 72 कर दूं, a की जगह 1/12 और b की जगह 9, क्या कहते हो आप।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि ये 12 9 108, 108 प्लस 1 बोले तो 109 डिवाइड बाई 12, तो 6 इंटू, ठीक है ना, 109, ठीक है, 6 इंटू 109 इज द आंसर, है ना। बहुत ही खतरनाक से दिखने वाला क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है। ये ऐसा तो नहीं सोचा था, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? हाँ, ये 1/9 है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे गलती ये हो रही है, 1/9 है। ओके, तो यहाँ से 72 मल्टीप्लाइड बाई 12 और 9 के बीच का एलसीएम, है ना। तो यहाँ से देखा जाए 36 पे दोनों राजी हो जाएंगे क्या? हाँ, 36 पे दोनों राजी हो गए। ठीक है, तो 36 के हिसाब से देखा जाए 3, यहाँ से देखा जाए तो 4, तो 36 से ये कितने टाइम्स गया? 36 से ये 2 टाइम्स गया, इसका मतलब आंसर इज 14। तो आंसर इज 14, 14 इज द राइट आंसर। वो उधर वाला तो बहुत ही खतरनाक से दिख रहा था कैलकुलेशन के अंदर, है ना। ये b इज इक्वल टू 1/9 है, b इज इक्वल टू 1/9। तो चलो साहब, एक और काम डन हो गया मेरी तरफ से। अब अपने को ये भी पता चल गया कि हमने क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन करा है, बहुत मुश्किल फिर नहीं है, सब मॉडरेट। और ये मैं तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के लगभग सभी क्वेश्चंस को, मतलब अगर मेरे पास में आप तकरीबन 100 क्वेश्चन ड्रॉप करोगे ना, तो 100 में से 60 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे जाते हैं, 20 क्वेश्चन ही डिफिकल्टी लेवल के थोड़े अपर लेवल में जा सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 20 होते हैं वो तो और भी नीचे आएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट करे बगैर। उम्मीद है आप में से सभी लोग धीरे 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 चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कैसे चल रहा है। उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा या समझ लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी। एपी का ये टर्म्स, ओके, कौन कौन से टर्म? सेकंड टर्म का मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड टर्म का मतलब हो जाएगा a प्लस डी, फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाएगा a प्लस 4d, नाइन्थ टर्म का मतलब हो जाएगा a प्लस 8d। ये सब किस में है? जीपी में है। हाँ, ये सब किस में? ये सब जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी क्या होगा? तो इसका मतलब ये कि जो बीच वाला होगा ना, a प्लस 4d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में a प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 8d होगा। हाँ, और अगर ऐसा हो गया तो ए और डी में रिलेशन आना पक्का 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 पक्का। ये क्वेश्चन मॉडरेट से भी नीचे जाने वाला लग रहा है। ए स्क्वायर दिख रहा है, 16d² दिख रहा है, प्लस में 8ad दिख रहा है, इस गुण में a स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में 8d² दिख रहा है, प्लस के अंदर 9ad दिख रहा है। ओके, a स्क्वायर तो गया, फिलहाल एक ad दिख रहा है, और इधर से मुझे 8d² ही दिख रहा है, d से d फिर जा चुका है, तो मतलब a इस गुण में 8d हो गया है। ओके, अब जब तक a नहीं आएगा तब तक d नहीं आएगा, और d नहीं आएगा तो क्वेश्चन के अंदर रुकावट पैदा है। अच्छा, अब कहानी कैसे चलानी भाई? कॉमन रेशियो की बात करनी है, तो कॉमन रेशियो लाने के लिए तो भाई हमारे को डिवाइड ही करना पड़ेगा। ओके, पहले डी में टर्म्स निकाल लाते हैं कि भाई हमारे पास में क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं। ए इज इक्वल टू 8d आते ही पहली बात तो मुझे टर्म्स मिल रही हैं, एक तो दिख रहा है 9d, है ना, ए की जगह 8d रखते ही हो जाएगा 12d, ए की जगह 8d रखते हो जाएगा 16d, और ये सब किस में दिख रहे हैं? जीपी में। हाँ, और अगर ये जीपी में है तो सामने वाले ने सिर्फ कॉमन रेशियो तो पूछा है मेरे दोस्त, तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए 12d अपॉन 9d ही तो करना है। तो ये d और d हटा लेते हैं, 12/9 कर लेते हैं, और 12/9 का मतलब तो आप में सभी लोग जानते हैं 4/3, और है क्या आंसर? ओहो, अहमदाबाद। आगरा भी कह सकते हैं। ओके, तो मतलब ये कि ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना, जैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में चल रहा है, राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके 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 ओके, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अगर A1 A2 A3 से लेकर डैश किसमें है? एपी में है। ओके, अच्छा देखो, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हर दूसरी बुक में पढ़ा है, और मतलब एग्जांपल्स में भी सभी बुक्स में मिलेगा आपको। सामने वाला कह रहा है A1 फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, ठीक है ना, 15 टर्म और 20th टर्म, और ये कुछ 24th टर्म दिख रही है ना, इसका सम 225 है, ठीक है ना। अच्छा, आप समझना इस बात को। कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, पहली और आखिरी, ठीक है ना, क्योंकि देखो आप यहां नीचे देखो, पहली और आखिरी, माने मैं 24 टर्म्स की एपी मान रहा हूं, पहली और आखिरी। फिर इधर से ये 4 टर्म आगे जा करके, ये इधर पीछे से 4 टर्म पीछे आकर के, इधर से ये 4 टर्म आगे चलो, इधर से 4 टर्म पीछे चलो, ठीक है ना भाई। इधर से आप 9 टर्म्स आगे चलो, और इधर से आप 9 टर्म्स पीछे चलो,
समझ रहे हो आप? तो आप यहां पहुंचे, आप यहां पहुंचे, ये बात समझ में आई आपको? माने आप पहले और आखिरी से पहले चार चार टर्म इक्विडिस्टेंट आगे और पीछे चले, फिर 9 टर्म्स आगे और पीछे चले, माने आपने अपना मूवमेंट इक्विडिस्टेंट करा है। एपी में इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम हर बार सेम रहता है, माने जो पहले और आखिरी टर्म का सम होगा, फिर 4 दूरी जाकर के 4 इधर का और 4 इधर आके, 4 इधर से आगे आकर के 4 इधर से पीछे जाकर के जो टर्म मिलेगी उनका सम भी वही रहेगा। फिर पहले और आखिरी से 9 टर्म्स, 9 पीछे आकर के 9 आगे जाकर के जो टर्म मिलेंगे उनका सम भी वही रहेगा। इसका मतलब ये कि A1 प्लस A24 उतना ही होगा जितना A5 प्लस A20 होगा, उतना ही होगा जितना A10 प्लस A15 होगा। सबका टर्म सेम, सबकी वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, अगर ऐसा है इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम हमेशा सेम रहता है, ऐसा एपी की प्रॉपर्टीज कहती हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन ने हमारे को ये टोटल जो कुछ भी दिया है, अगर इसमें से ये फिर बीच वाला और बीच वाला अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये 3 बार A1 प्लस A24 ही लिखा है ना? तो ये दे रखा है 225। इसका मतलब ये कि A1 प्लस A24 की वैल्यू 75 दे रखी है। अच्छा, मैंने ये माना था कि 24 टर्म्स की ही सीरीज है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 24 टर्म्स की सीरीज है तो टोटल सारे के सारे टर्म्स, अगर 24 टर्म्स का सम, पूरी सीरीज का सम निकाल लिया जाए तो उसमें मेरे को पता है कि A1 से लेकर के A24 तक, है ना? अगर आप स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुल मिलाकर के 12 पेयर बनेंगे, पहला आखिरी, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, ऐसे करके 12 पेयर बनेंगे। तो 12 टाइम्स A1 प्लस A24 बनेगा, हाँ या ना? और एक बार A1 प्लस A24 की वैल्यू कितनी है? 75 है। तो यहां से हो जाएगा 12 इंटू 75, और 12 इंटू 75 का मतलब हो जाएगा 900। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कितना सिंपल गेम है, मतलब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मानिए मेरी बात, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मैं जैसा कह रहा हूं आपको। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। बस समझ के चलना है कि हम लोगों को तो 10 क्वेश्चन का तो मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं, अगर उससे 16 हो जाते हैं तो बोनस है हमारे 6 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, अरे वाह, जुलाई के अंदर 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन, दिखने में इतना खतरनाक सा। क्या है क्वेश्चन? देखो, ये अपने को पता है सिग्मा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग -1 की पावर में n दे रखा है, और फिर आगे n से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करिए? 8 से कहां तक लेके जाना? 100 तक। ओके, चलो एक एक करके वैल्यू रखते हैं, पहले 8 डालते हैं ना। अगर मैंने 8 डाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 की पावर 8 अपन समझ जाएंगे पॉजिटिव है, तो प्लस का 8/4 बना। दूसरे वाले के अंदर माइनस का 9/4, 8/2 बनेगा, सॉरी, दूसरे वाले में माइनस का 9/2, तीसरे वाले के अंदर प्लस का 10/2। आप समझ गए होंगे प्लस और माइनस क्यों कर रहे हैं सर, माइनस का 11/2। अगला वाला दिखेगा प्लस का 12/2। आई होप कि आप समझ रहे हैं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आएगा माइनस का 99/2 और प्लस का 100/2। भाई मैंने n की एक एक करके वैल्यू डाली और कुछ नहीं करा। इतना हमारे को पता है अल्टरनेट प्लस माइनस क्यों आ रहा है। अच्छा, ये सबको पता है, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा प्लस का कितना? माइनस का 4.5, ठीक है ना? और ये बन जाएगा कितना? प्लस का 5, वो बन जाएगा कितना? माइनस का 5.5, राइट है? और वो बन जाएगा कितना? 6, एंड डैश डैश लास्ट वाला बन जाएगा माइनस का 44.5। ओके, एंड द लास्ट वन विल बी 45, ओ सॉरी, ये बन जाएगा 49.5, और ये बन जाएगा 50। जितना मुझे समझ में आ रहा है सीरीज ऐसी कुछ बनेगी, है ना? अच्छा, अगर ये बन गई तो ये तो सबको पता है कि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 4, 4.5 माइनस के 4.5 का -5, 5 का 5, ये कितना? माइनस के 5.5 -6, और 6 का 6। अगला, ओहो देखो, 4 -5 +5 -6 तो अगला वाला -7 +7 -8 +8, ऐसे ही चल रहा है। डेडर, ये ध्यान से देखोगे ना, ये वाला बन रहा है माइनस का 50 प्लस का 50। क्या बात है, देखिए ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, सब एक दूसरे को, सबके प्लस और माइनस अवेलेबल है सिवाय 4 के। तो आंसर विल बी 4, माने डी, माने दिल्ली। देखो क्या तकदीर वाले लोग रहे होंगे। हालांकि मैं फिर भी जानता हूं स्टूडेंट यहां पर भी मात खा सकता है, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है, फिर भी उसे याद नहीं रहता है। लेकिन अगर बाय द वे दोबारा से रिकॉल करा दिया जाए और अगर वापस से रिवाइज करा करके चीजों को बताया तो शायद फिर से चीजें दिख सकती हैं, है ना? ट्राई कर सकते हैं एक बार और, ऐसे ही एक और क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूं, सुनना मजा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है Sn इज में दे रखा है n² a प्लस में दे रखा है n/4 इंटू n -1 d। ये क्या दे रखा है भाई? अच्छा देखो, अब एक सेकंड, ये सम दे रखा है, ओके।
देन द कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो अगर एसएन होता है ना तो सम जो होता है वो एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल होता है, ठीक है ना? एसएन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। एसएन हमेशा, देखो टीएन हमेशा लीनियर फंक्शन होता है, एसएन हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मैंने साफ लिखा रखा है, ठीक है ना? एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, इज 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। जो भी एन स्क्वायर होता है उसके कोफिशिएंट का डबल जो होता है ना वो कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छा अब जरा यहां देखिए, एसएन इज लिख रहा है एन स्क्वायर टी प्लस में दिखा है एन स्क्वायर डी बाई 4, ओके, माइनस में दिख रहा है एन डी बाई 4। अच्छा यहां से मुझे दिख रहा है एन स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है ए प्लस डी बाई 4 माइनस में एन डी बाई 4। अच्छा ये अपना एसएन हो गया, और एसएन में एन स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना है, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा, ठीक है ना, वो एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल माने 2a प्लस डी बाई 2 होना चाहिए, माने ओके आगरा इज द राइट आंसर, असम इज द राइट आंसर। ओके माने ये ऑप्शन, हाँ सीधा सीधा ये ऑप्शन है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो भी एन स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है उसका डबल आप ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आगे बढ़ जाता हूं मैं, क्यों टाइम वेस्ट करूं मेरा, तो आप भी आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। मुझे लग रहा है कि अपन बहुत जल्दी पार कर लेंगे, बहुत ही जल्दी पार कर लेंगे, कहने का मतलब ये कि 10 क्वेश्चन की लिस्ट में आ जाएंगे जल्दी से जल्दी, है ना? चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 12। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 12। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माने पहली लाइन ये समझा रही है कि a प्लस ए आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पहले 2 टर्म्स का सम 12 है। अच्छा आगे बोल रहा है, सेकेंड लाइन ये समझा रही है थर्ड टर्म माने ए आर स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म बोले तो ए आर क्यूब, इनका सम 48 है। अच्छा ये भी है, इफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जीपी के टर्म्स अल्टरनेट टर्म्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, माने कॉमन रेशियो नेगेटिव है। कॉमन रेशियो जब नेगेटिव होता है ना, जीपी प्लस माइनस में चल रही होती है। अरे जैसे है ना, समझो देखो जीपी अगर मैं पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म -4 है, तीसरा टर्म 8 है, फोर्थ टर्म -16 है, तो समझ जाओ कि जीपी में जो कॉमन रेशियो चल रहा है ना वो नेगेटिव है, ठीक है ना? क्योंकि अल्टरनेट 2 -4 फिर 8 -16 32 -1 -64 अगर ऐसे चल रहा है तो समझना कॉमन रेशियो नेगेटिव चल रहा है। तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा होता है ना किसी भी जीपी में, तुरंत क्लिक कर जाओ कि कॉमन रेशियो नेगेटिव आ रहा है ना? अच्छा अब क्वेश्चन ये था, देखो ये तो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि ए आर स्क्वायर कॉमन लो, अंदर की तरफ 1 प्लस आर आएगा इज गुड में 48, यहां से भी दिख रहा हो ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर इज गुड में 12। अब मैं सोच रहा हूं इसको डिवाइड लगा दिया जाए, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन में दिख रहा है ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर इज गुड में 48 डिवाइड बाई 12। ओके 48 से 12 गया 4 टाइम्स, ए से ए कैंसिल आउट हो गया और ये से ए कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आर बराबर में +-2 आर। ओहो आर इज इक्वल टू -2 ही चुनूंगा मैं तो, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव आर चुनना बनता है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म से भी पहले जाने से पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें रख लेते हैं भाई ए ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 इज इक्वल टू में कितना 12, तो ए इज इक्वल टू में -12 और फर्स्ट टर्म ए तो है, तो आंसर इज बॉम्बे बेंगलोर। क्या बात है, इज इक्वल टू -2। फिर से देखा जाए कुछ बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं ना बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत समझदारी से बनाए गए क्वेश्चंस हैं, है ना? तो अब अभी तक तो क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी आ रहे हैं अपने अपने क्रम में आ रहे हैं, आने दीजिए, लेट देम कम, हम धीरे धीरे सीखेंगे क्या क्वेश्चन में और डिमांड है। क्वेश्चन में दिख रहा है A1 A2 A3 अपने आप में स्क्वायर है इस तरह से कि for each n is greater than equal to 1, okay, n is greater than equal to 1 के लिए सारे स्क्वायर्स हैं, the length of the sides of an equals to the length of diagonal of an plus 1। अच्छा ओके 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 ओके, जो an plus 1 का डायगोनल है वो an का साइड लेंथ है, ओके ओके, मतलब ये कि जो अगले का जो साइड है ना, एक मिनट, मतलब जो पिछले का साइड था वो अगले का डायगोनल है, ओके, जो फर्स्ट का साइड है वो सेकंड का डायगोनल है, जो फर्स्ट का A1 का जो साइड है वो A2 का डायगोनल बनेगा, ओके समझ में आया? अच्छा देखो A1 की साइड भी 12 है तो A2 का डायगोनल जो होगा वो 12 होगा, तो साइड ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि डायगोनल बड़ा होता है,
देखो कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे ये अगर देखा जाए, ये अपना स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ 12 है। अब जो A2 होगा ना, उसका डायगोनल 12 होगा। अभी इसका डायगोनल 12 नहीं है, ये स्क्वायर है ना, तो ये 12 और 12 के हिसाब से 12√2 है भाई। माने ऑब्वियस सी बात है, 12 से बड़ा है, ठीक है ना। तो मैं आपको, अच्छा ये 12√2 लिखने में क्या बुराई है, लिखे रहते हैं ये भी, है ना। अच्छा, ओके। जो सेकंड आएगा उसका मतलब उसका जो डायगोनल होगा वो 12 होगा, ये 12 है। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपन x मान लेते हैं। तो x अगर मान लेते हैं तो ये भी x हो गया, तो एक तरह से x² 12 हो गया, तो x में मैं गलत सोच गया। अच्छा, ये अगर x है तो ये 12 है, ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माने x√2 बराबर 12 हो गया, माने x में 12/√2 हो गया, है ना भाई। तो अगर अपन इसको देखेंगे तो अपने पास 12/√2 भी आ गया, सही है। अब A3 जो होगा उसमें जो ये साइड लाइन 12/√2 थे, वो तो इसका डायगोनल बन जाएगी। तो इसका मतलब ये कि A3 में जो डायगोनल होगा वो 12/√2 हो गया। अगर इसकी साइड को y मानता हूं तो ऑब्वियसली बात है, ये y बनेगा और ये y√2 होगा। और एक तरह से देखा जाए तो y√2, याद है ना, y√2 इज इक्वल में 12/√2 होगा, और एक तरह से देखा जाए तो y इज इक्वल में 12 अपॉन में √2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। √2 का स्क्वायर 2 कह लें, कोई तकलीफ नहीं है, आप 6 भी कह सकते हैं, कोई उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे 12/√2 का स्क्वायर ही रहने दें। आप ऐसे नहीं देखो इसको, आप ऐसे देखो, A3 में 12/√2 का स्क्वायर है, तो यहां से सोचो AN में 12 अपॉन में कितना होगा, √2 की पावर, जब 3 है तो √2 है, तो जब n होगा तो n-1 होगा, √2 की पावर n-1 होगा। इसका मतलब ये कि हम यहां से साफ देख सकते हैं कि जो साइड होगी वो 12 अपॉन में √2 की पावर n-1 होगी। ओके, यहां तक मुझे साइड का आइडिया हो गया है ना, साइड का, है ना, ये साइड है, AN मतलब एरिया नहीं है, ये साइड है। एरिया के टाइम पे तो अपन इसका इसी का स्क्वायर करेंगे ना। तो अगर किसी ने अपने से एरिया ऑफ AN मान लिया, एरिया ऑफ AN माने जो nth स्क्वायर होगा उसका अगर एरिया मांग लिया, तो हमें पता है इसकी साइड 12 अपॉन में √2 की पावर कितना है, n-1 है, तो ये भी 12 अपॉन में √2 की पावर n-1 हो जाएगा। दिखने में थोड़ा गंदा सा है, 144 की पावर √2 की पावर n-1 और n-1 जुड़ करके 2 टाइम्स n-1 बनेगा, सही है। तो आप इसे चाहेंगे तो 144 अपॉन में √2 का स्क्वायर होने की वजह से इसे आप 2 की पावर n-1 कह सकते हैं। मतलब दिखने में थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, लेकिन है नहीं उतना मुश्किल। ओके, अब ये कह रहा है एरिया ऑफ AN अपने आप में 1 से छोटा है, माने 1 से छोटा है। अब पक्की बात है कि 2 की पावर n-1 ये मेरे से चाहेगा कि मैं तुक्के लगा लगा करके पक्का करूं कि n कौन सा है, और n भी मिनिमम मांग रहा होगा। हाँ बिल्कुल, देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n मांग रहा है, तो मिनिमम कौन सा वो n होगा जहां पर वो 144 को क्रॉस कर जाएगा। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है। तो मतलब अगर 7 को 7 होगा तब ये 128 होगा, तो मतलब 7 पे 128 है, 128 144 से बड़ा नहीं होता, तो मुझे 128 से ऊपर जाना पड़ेगा, माने 256 तक जाना पड़ेगा। तो 256 कब होगा, जब मैं 8 लूंगा, लेकिन 8 मेरे पास आना चाहिए, डिग्री n-1 है, माने n-1 बराबर 8 होना चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी होगी, तभी ये 144 से बड़ा आंसर देगा। समझ में आया आप, नहीं तो ये देगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर बाय द वे n की जगह पे 8 ले लिया होता, तो ये कितना दिखता, 2 की पावर 7 इज ग्रेटर देन 144 विच इज 128 इज ग्रेटर देन 144 विच इज इनकरेक्ट। माने n इज इक्वल टू 8 पे काम नहीं चलता, कम से कम 9 तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि √2 की पावर, सॉरी 2 की पावर n-1 है। 2 की पावर n-1 होने का मतलब ये है कि हम लोगों को वैल्यू जो चाहिए वो एक कम होकर आएगी। अगर n 8 रखेंगे तो 7 आएगी, तो इसलिए मैंने 9 रखी है ताकि 2 की पावर 8 आए। 2 की पावर 8 अपने 256 होगा, और 256 144 से बड़ा होगा। मॉडरेट, अपर मॉडरेट का लो, अभी भी टफ क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा इसे, अपर मॉडरेट लेवल तक ही हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात भी अपने को क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी। अच्छे क्वेश्चंस में से एक था, मतलब हालांकि मैं फिर नहीं बोलूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखे होते, हमारी डीपीपीज में शीट में सभी जगह इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राइट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिखने में इसके क्वेश्चन नो डाउट मीन्स बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है, दिखने में बहुत डरावने लगते हैं लेकिन होने में नहीं होते। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, प्रैक्टिस बहुत की रोल निभाती है। अगर भाई आप बहुत ध्यान से अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, सिर्फ पीवाईक्यूज यूज कर ले, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ पीवाईक्यूज यूज करें, आपका खुद आपका स्केल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। एन अपने आप में nth टर्म ऑफ एपी है,
सिग्मा आर इज गुड 1 से लेकर के 100 तक ए टू आर अल्फा है आराम से, ए एन टर्म है। ओके, तो ए टू आर टर्म होगी। जैसे मैं दिखाता हूं, अगर मैंने आर की जगह 1 रखा तो ए 2 बनेगा, आर की जगह 2 डाला तो ए 4 बनेगा, आर की जगह 3 डाला तो ए 6 बनेगा, एंड डैश जिस दिन मैंने 100 डाला ए 200 बनेगा। ए 2 प्लस ए 4 प्लस ए 6 से लेकर के ए 200 तक का सम जो दे रखा है वो दे रखा है अल्फा। माने एक एपी की टर्म्स है। एपी में क्या टर्म्स होती है सोचो, A1 A2 A3 A4 A5 से लेकर के ऐसे होता है ना, A1 A2 A3। इसने कहा नहीं A1 A2 A3 पे मत जाओ, A2 A4 चलो, अल्टरनेट ऑर्डर पे दौड़ दौड़ के चलो, A2 पर A4 पर A6, उन सब का सम हम अल्फा दे रहे हैं A200 तक, है ना। आगे बोलता है सिग्मा में, इससे डरिएगा मत, इसे बहुत ध्यान से समझो। सिग्मा के अंदर अगर किसी ने A2R-1 लिखा है, आर की वैल्यू आपके सामने 1 लिख रखी है और 100 लिख रखी है, ठीक है ना, तो आप आर की जगह पहले नंबर पे क्या रखोगे 1। अगर आपने 1 रखा ना तो 2 इंटू 1 माइनस 1, अरे सोचो ना 2 इंटू 1 माइनस 1 बोले तो 1, अरे 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, तो A1 दे रखा है ना। अब आर की जगह दूसरे नंबर पे क्या रखोगे 2, तो A 2 इंटू 2 माइनस 1 माने 4 माइनस 1 माने A3 आएगा, सही है। फिर अगले नंबर पे क्या आएगा A 2 इंटू 3 माइनस 1 मतलब A5 आएगा, एंड सो ऑन होते होते लास्ट नंबर पे क्या आएगा A199 आएगा। और ये सबका सम दे रखा बीटा। भाई जिस दिन मैंने 100 रखा 200 माइनस 1 आएगा, मैंने ये सब दे रखा बीटा, मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, मतलब हटाने की भी क्या जरूरत है, ये दे रखा है। अच्छा, अब क्वेश्चन में डिमांडेड क्या है, कॉमन डिफरेंस मांग रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, है ना, तो A2 माइनस A1 आ रहा है, मैं घटा देता हूं सबको, सही है। ये हो जाएगा A2 माइनस A1, और यहां से आ जाएगा A4 माइनस A3, ठीक है, यहां से हो जाएगा A6 माइनस A5, डैश लास्ट टर्म हो जाएगी A200 माइनस A199, A199 इज इक्वल टू में अल्फा माइनस बीटा। अब आपको समझना क्या है वो सुनो आप, सेकंड में से फर्स्ट टर्म अगर घटेगी तो डी आएगा, फोर्थ में से भी देखो, फोर्थ टर्म हर 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 अल्टरनेट टर्म बोल रहा हूं मैं, हर दो टर्म्स, कोई भी एपी में कहीं से भी कोई दो टर्म उठा लो, उनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। तो A4 माइनस A3 वापस डी देगा, फिर अगली बार फिर डी देगा, और ऐसे होते होते आपको पता चलेगा A1 से लेकर के A200 तक टोटल आपके पास में 100 पेयर बन रहे हैं, तो 100 बार डी आएगा, 100 टाइम्स डी आ जाएगा, ठीक है ना, 100 टाइम्स। और ये दे रखा है अल्फा माइनस बीटा, तो आपको पता चलेगा 100D इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। इसका अंदर डी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100, और आपको तो कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना है, और करना क्या है, तो कॉमन डिफरेंस सीधे सीधे आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। इसका मतलब बॉम्बे बेंगलोर, ठीक है, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फिर से देखा जाए तो ठीक ठीक लेवल का क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान भी नहीं। आप जो स्टूडेंट इस तरह की चीजों को देख के थोड़ा सा पीछे होकर खेल रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से देखा नहीं है सर, देखा होता लगातार देख रहे होते तो शायद क्वेश्चन फिर भी उनसे भी बन जाता। अगले क्वेश्चन में फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 65/12। देखो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, अब की बार लेकिन 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स। अब मैं ए आर इस तरह से ए आर स्क्वायर वो नहीं ले रहा मैं जानबूझ कर, 4 टर्म्स है, ठीक है ना। पहले तो मैं दिखा रहा हूं आपको फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, हालांकि नहीं दिखाना चाहिए, अब पता है सीधे सीधे लिखने का समय आ गया। फर्स्ट 4 टर्म्स होती है A/R3, अगला वाला हो जाएगा A/R, अगला हो जाएगा AR, अगला हो जाएगा AR3। अब ये कह रहा है 4 टर्म्स का सम, इन 4 टर्म्स का सम 65/12 है। ओके, तो A कॉमन ले लेते हैं, 1/R3, 1/R प्लस में कितना R, प्लस में दे रखा है R3, राइट है, और ये सब की वैल्यू दे रखी है 65/12। अपन इसको फर्स्ट नंबर पे कुछ रख लेते हैं। ओके, एंड सम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल, बहुत मुश्किल काम बता दिया, रेस्पेक्टिव, इनके रेसिप्रोकल का, इनका रेसिप्रोकल, लेकिन जीपी में रखना है, जीपी में तो रखना ही है। ओके, इनका रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल जो कि जीपी में भी हो, है ना। तो आप सोच रहे होगे कि इसका रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल है 1/AR3, इस वाले का हो जाएगा 1/AR, इस वाले का हो जाएगा 1, इस वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा R/A, और इस वाले का हो जाएगा R3/A, है ना भाई, रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल आ गया। ओके, चलेगा, नो इशू। अब इन सब का सम, रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल का सम, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन अब दे रहा है वो कि इन सब का रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल का सम अगर मैं करूंगा तो 1/A सब में कॉमन आता दिख रहा है, तो 1/A कॉमन ले लिया, 1/R3, 1/R
आर और आर क्यूब, ये अपने आप में दे रखा है 65 डिवाइड बाई 18। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे ही आ गया, सेकंड नंबर पे ही आ गया। अब करा भी क्या जा सकता है, अब इसके सिवा कुछ नहीं करा जा सकता सिवाय डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड होते क्या होगा ना, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, आपको सबको पता है अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, अभी पहला काम करता हूं डिवाइड, तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा ए अपॉन में 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर, आर आर क्यूब, अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर, आर और आर क्यूब, इन सबका डिवाइड हो जाएगा 65/12 अपॉन में 65/18, 65 से 65 हटा दो, 18/12, 18/12 के हिसाब से देखा तो 3/2 हो गया, ये पूरा इसको हटा देगा, और यहां से दिख रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू 3/2 आना। वेरी वेरी गुड, माने ए के काफी क्लोज पहुंच गए। अभी तक अपने पास सिर्फ दो बातों को उठाया मैंने, यहां तक की पहली बात को, यहां तक की सेकंड बात को, और कुछ नहीं करा सिर्फ डिवाइड के। अब आगे बढ़ता हूं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, थर्ड पॉइंट मैं यहां उठा रहा हूं, फॉर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, इसकी पहले तीन टर्म्स कौन कौन से, ये और ये, तो मतलब ए बाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर इज इक्वल टू दे रखा है 1। ओके, ये इससे काट दे, तो फाइनली ए क्यूब बराबर आर क्यूब, माने एक तरह से देखा जाए तो अपन तो ए बराबर आर ही चुनेंगे, ठीक है, ए इज इक्वल टू आर है। ओके, एंड द थर्ड टर्म इज अल्फा। अच्छा, अब आ जाओ फोर्थ बात पे, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगी, अल्फा। थर्ड टर्म इस पूरी कहानी की थर्ड टर्म है ए आर, ए आर का मतलब हो गया ए, और आर का मतलब वापस ए, भाई आर की वैल्यू अभी भी ए निकाली ना, ये निकाली देखिए, तो आर की जगह वापस ए, तो ए इंटू ए, ए इंटू ए कितना है, ए स्क्वायर कितना है 3/2, तो इसका मतलब अल्फा बराबर 3/2 हो गया, क्या मांगा है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इज इक्वल हो गया 3, माने आंसर इज 3 बेसिकली, तीन आंसर हो गया साहब। ग्रेट क्वेश्चन, नॉट बैड, नॉट गुड, फिर से मॉडरेट 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 ही बोलूंगा मैं, आपको लगेगा सर क्या मॉडरेट मॉडरेट, आपको लग रहा है सर मॉडरेट, नहीं नहीं बिल्कुल लिटरली मॉडरेट है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन तो मिनिमम हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि करिए करिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बस अभी होने वाला ही क्वेश्चन है, मैं आपको सच बताता हूँ, ऐसा कोई बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला देखो आप, क्वेश्चन में दिख रहा है साहब A1 से लेकर के A1 A2 ये ऐसे डैश डैश, ये सब एचपी में है, A1 की वैल्यू 5 है, A20 की वैल्यू 25 है। अच्छा, ये सब एचपी में है, ओके। देखो अब अपने को पता चल गया कि A1 A2 एचपी में है ना, तो पहली चीज जो समझ में आती है A1 A2 A3 ये सब किस में है, एपी में, और इसके बाद हम आदत में मजबूर हैं 1/A1 1/A2 1/A3 किस में है, एच, सॉरी ये एचपी में है, तो ये हम बोल देते हैं ये एपी में, पता ही है सबको कि हाँ एचपी और एपी में ऐसा ही चलता है। अच्छा, इसमें साथ में ये दे रखा है दूसरे नंबर पे कि A1 की वैल्यू 5 है, ओके, और A20 की वैल्यू 25 है, पर 25 है, सॉरी, है ना, A20 की वैल्यू 25 है। अब कैसे करा जाएगा, अब कैसे करा जाएगा वो सुना, अगर किसी ने मेरे से A20 के बारे में बात करी होती तो मैं उसे ये कहता कि अगर एपी के हिसाब से देखेंगे तो एपी का जो 20th टर्म होगा, ठीक है ना, वो 1/A20 होगा, है ना। अच्छा, वो अपने आप में 1/A1 प्लस डी के बराबर होगा, क्योंकि पहला टर्म तो 1/A1 है, अरे भाई 20 प्लस में डी नहीं, प्लस में 19D के बराबर होगा, इतना सबको आइडिया कि हाँ सब ये 19D के बराबर होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि सीधी बात 1/25 जो होगा 1/5 प्लस 19D के बराबर है, हाँ ये सही है, इसका मतलब 1/19, सॉरी इसका मतलब 19D इज इक्वल टू में 1/25 माइनस 1/5 है, ओके। एलसीएम के जानकार लोग जरूर इससे 5/25 के हिसाब से माइनस का 4/25 देख रहे हैं, तो D इज इक्वल टू में माइनस का 4/25 इंटू 19 दिख रहा है, तो D की वैल्यू मुझे यहां तक दिख गई। अच्छा, अब मेरे पास में D आ चुका है, कोई डाउट नहीं, मेरे पास में D बन चुका है, मैंने मैं कॉमन डिफरेंस पा चुका हूं, एपी का कॉमन डिफरेंस मेरे को आ चुका है। अब मुझे इससे क्या डिमांडेड है वो देखते हैं, कहता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए A1 नेगेटिव आ जाए, तो मुझे पता नहीं कौन सा टर्म इसमें नेगेटिव आएगा, हाँ मुझे ये समझ में आ गया कि इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो जो भी सीरीज है उसका पहला टर्म 1/5 है, 20वां टर्म 1/25 है, धीरे धीरे कम तो हो रही है, तो कम होते होते एक जगह आएगी जहां जीरो आएगा, और कम होते होते एक जगह आएगी जहां नेगेटिव टर्म आएगा, जो मुझे पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये जानना चाहता है कब आ जाएगा, कब वो पहला टर्म कौन सा होगा जो नेगेटिव दे जाएगा।
ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं थर्ड पॉइंट, लेट, इस पूरी कहानी को थोड़ा साइड में पैक कर लेते हैं, ठीक है। लेट टी एन, ऐसा समझ लीजिएगा टी एन मतलब जो एनाटम होगा, ठीक है ना। लेट टी एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये पहला नेगेटिव टर्म है ना। अच्छा, अब टी एन का मतलब कितना हो जाएगा, 1/an, ये अपने आप में नेगेटिव टर्म है। और 1/an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अब यहां आपको थोड़ा दर्द रहेगा, देखिए मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि 1/an बोलूंगा दर्द रहता है। an, अब यो सोचो एन टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू में a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है ना। अब आपको दिमाग में ऐसे सोचना 1/an इज इक्वल टू 1/a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। हाँ ये थोड़ा दर्दनाक है लेकिन ऐसे ही सोचना है, ठीक है ना। तो 1/an माइनस में 1/a1, 1/a1 का मतलब हो जाएगा 1/5 प्लस में कितना n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे आप भर दोगे माइनस का 4/25 इंटू 19 एंड दैट इज नेगेटिव होगा। ओके, अभी तक अपने ऐसा कोई बोल्ड काम नहीं करा, अब यहां से जरूर हम लोगों के लिए काउंटिंग चालू होती है। ये अपने आप में जो जो बता रहा है वो देखो, 1/5 प्लस 4/25 इंटू 19, ठीक है ना। इसको बाकी सामान को उधर लेके जा रहा हूं, 4n अपॉन में 25 इंटू 19 तक ले आया, राइट है। एलसीएम के जानकार लोग फिर से यहां 1/5 ना देख करके 5/25 देख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, चीजें कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। तो 19 5 ठीक है ना, 95 और ये मिलाकर हो जाएगा 99 अपॉन में 25 इंटू 19 इज छूटा है 4n, और यहां पे भी 25 इंटू 19 होगा, 25 इंटू 19 इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो n जो भी आने वाला है वो अपने आप में 99/4 से बड़ा होगा, माने एक तरह से 100/4 से बड़ा होगा, माने 25 से तो 25 मतलब 24 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, ठीक है ना। एक तरह से हम ये मान लें 24.75 से बड़ा होगा। तो जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वो आएगा 25वां। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जो होगी दैट इज 25, है क्या कोई आंसर? ओके, दिल्ली 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 इज द राइट आंसर। देखो फिर से ये क्वेश्चन डुएबल था, ऐसे क्वेश्चन हमने अपनी कॉपीज में भी करे हैं और आगे भी, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो हमारे को पता चल रहा है कि देखो ये चीजें आई थी और हमने वैसे क्वेश्चन करे और हो भी गए। आईटी का क्वेश्चन ऐसा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था, अपने आप में एचपी के क्वेश्चन इस तरह के हम लोगों ने किए भी हैं और हुए भी हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरफ लेके जा रहा है, देखो भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ये अपने आप में दे रखा है 1 2 7 ओके। 1+2/3 प्लस में 7/3 का स्क्वायर, फिर इधर दे रखा है कुछ मिसलिनियस सीरीज जैसा दिख रहा है, मतलब एकदम कुछ परफेक्टली तो चीज समझ में नहीं आ रही कि किस तरफ जा रही है, लेकिन हाँ कुछ मिसलिनियस सीरीज जैसा दिख रहा है ना। तो अपने को ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है सर, वापस से रिकॉल करा देता हूँ, ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनमें कुछ आर से मल्टीप्लीकेशन तो कंफर्म हो जाए। जैसे देखो 1/3, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई हो, फिर 1/3 से, फिर 1/3 से, तो यहां से साफ दिख रहा है एक किसी 1/3 से तो आप मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। सीरीज का अभी कुछ ज्यादा कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, आप पूरी सीरीज को एस लिख लो, इनका सबका सम ऐसे 2/3 लिखा, 7/3 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 12/3 का क्यूब लिखा, है ना, 17/3 एंड सो ऑन, जो भी इनफाइनाइट सीरीज हो तो इनफाइनाइट में लिख के छोड़ दिया। लिखने के बाद आपने इसका कॉमन रेशियो 1/3 देख लिया कि 1/3 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। आप पूरी सीरीज की 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो 1 है ना उसकी मल्टीप्लाई, इस ये जो 1 है ना ये वाला 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 1/3 से हो तो 1/3 बन जाएगा। तो जो भी लिखे एक स्टेप सरका के लिखे, है ना। तो यहां हो जाएगा 1/3, इसकी मल्टीप्लाई जिस दिन होगी ना 2/3 की 1/3 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो उस दिन ये 2/3 का 2/3 स्क्वायर बन जाएगा, पास वाला 7/3 का क्यूब बन जाएगा, ये पास वाला 12/3 की पावर 4 बन जाएगा, एंड सो ऑन, जो भी बनता रहेगा बनता रहेगा। अब आ जाओ नीचे, माइनस करते यहां हो जाएगा 2s/3 इसी कड़ो में, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 7 - 2 बोले तो 5/3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 12 - 7 5/3 का क्यूब, ओके। और यहां पर हो चुका होगा 5/3 की पावर 4। अच्छा, इसका अगला टर्म भी देखा जाए तो यहां से हो जाएगा 22/3 की पावर 5, और यहां हो जाएगा 17/3 की पावर 5, ओके। ये फिर से 5/3 की पावर 5 एंड सो ऑन दिख रहा है।
अच्छा, दिखने में थोड़ा डरावना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें पहले दो टर्म जो हमारे पास s/3 में है ना, ये वाले, ये दो टर्म थोड़े से अटपटे हैं, तो इन्हें तो आप 4/3 करके अलग कर लो। लेकिन बाकी सब में एक बात तो क्लियर है, 5/3 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 1/3, यहां से बचेगा 1/3 का स्क्वायर, यहां से बचेगा 1/3 का क्यूब, एंड सो ऑन इनफाइनाइट, एक जीपी दिख जाएगी। अच्छा, ये जो इनफाइनाइट जीपी होगी सबका, तो सम हम जानते हैं, दैट इज a अपॉन में 1 माइनस 1/r, दैट इज 3/2। तो हमको यहां से दिख रहा है 4/3 प्लस में कितना 5 में 3 का स्क्वायर इंटू में कितना 3/2। तो कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, लेकिन यहां से क्लियर हो गया कि ये हो जाएगा 8 और 5 13 डिवाइड बाई 6, 13/6। ठीक है, जो कि हमारा कोई आंसर ही नहीं है, ये मतलब हमने कुछ गलत कर दिया है कॉपी। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, हमसे कोई गलती से भी गलती ना हो जाए। ठीक है, 5/3 का स्क्वायर तक तो बिल्कुल झकास है। ओके, और यहां से हमारे पास में आ रहा है a/1 माइनस आर। a/1 - r का मतलब हो जाएगा 2/3, यहां से हिसाब से हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहां से हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 13/6। अभी भी 6 ही दिख रहा है मुझे, कहीं हमसे कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही? नहीं, आंसर में तो 13/6 ही है। तो आंसर तो अपने आप में 13/6 आ रहा है, और आंसर होगा 13/6 आ रहा है, तो मुझसे जरूर एक ही गलती हो रही होगी, मैं समझ गया हूं। यहाँ पे 2s/3, और मैं जल्दबाजी में शायद ये मिस कर रहा हूं कि ये कैंसिल आउट होकर के 2 छोड़ रहा है, और फिर वो 2s बराबर में होने की वजह से कहीं s बराबर में 13/4 तो नहीं आ रहा। अरे हाँ, ये तो बॉम्बे है, क्या बात है। तो आंसर तो 13/4 ही है। 13/6 की तो क्लोज जा रहा था ना, थोड़ा दिल की धड़कनें कभी कभार बढ़ जाती है। ऐसा ही होता होगा आप लोगों के साथ भी एग्जामिनेशन में, अरे मेरे तो 13/6 आ रहा है यार, कहीं मिला ही नहीं ऑप्शन में। कह रहे हो, नहीं वे ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो अभी तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हम मिसलेनियस सीरीज में खूब करते हैं, वन स्टेप सरका करके, है ना। तो ये भी अपन लोगों का ऐसा नहीं है कि बहुत इनडेफिनेट था कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो देखा ही नहीं है। इस तरह क्वेश्चन देखे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिल भी जाते हैं, है ना। तो देखो साहब, ये सब मेंस के पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, आईटी के पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस को मैं लिए जा रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं प्रॉपरली पीवाईक्यूज को फॉलो दूं, ठीक है, ताकि पुराने क्वेश्चंस में हमारे को लगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी तक मेरा जानने के लिए हम तकरीबन 13 क्वेश्चन कर चुके होंगे, ठीक है ना, और आई एक्सपेक्ट कि समवेयर 45-50 के आसपास मिनट हो चुके होंगे। तो ये भी जो भी कहानी है ना, इसमें भी अगर आप देखें तो हमने आपसे बात करते हुए, अगर मान लीजिए 13 क्वेश्चन भी करें, तो ऑलमोस्ट 4 मिनट का भी, 4 मिनट से भी कम का टाइम लगा रहे हैं जब हम कर रहे हैं तब। और यही अगर आप करेंगे और अंडर प्रेशर करेंगे तो शायद 3-3 मिनट पे ले आएंगे अपनी चीजों को, है ना, है ना। तो चलो ठीक है, बढ़िया है। अब स्माइल के साथ में आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो साहब, क्वेश्चन क्या दिख रहा है। फंक्शन आर से आर में एक रियल फंक्शन है, सभी रियल फंक्शन के लिए पहला, ये पूरा एक ब्रैकेट में एक ही चीज है, ये और ये तीनों एपी में है। तीनों किसमें, एपी में। अगर ये तीनों के तीनों एपी में हैं तो बीच वाले का डबल, ठीक है, इस में किनारे वालों का सम होगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो रहा है तो भी मतलब बहुत इशू तो नहीं दिख रहा, लेकिन एफएक्स के बारे में आइडिया पड़ जाएगा। एफएक्स के बारे में क्या क्या आइडिया पड़ेगा वो बता देता हूं। तब तक मैं आपको ये बता दूं कि इससे मैं 2 × 2 की पावर x प्लस में 2 × 2 की पावर -x के नजर से देख रहा हूं, और प्लस में 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x को तो मैं टच भी नहीं कर रहा। इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 टू द पावर x प्लस में 2 टू द पावर -x अलग कर रहा हूं, प्लस में यहां 3 टू द पावर x प्लस में 3 टू द पावर -x अलग कर रहा हूं, और ये 2f(x) है। फाइनली एफएक्स को देख रहा हूं, सिर्फ एफएक्स को देख रहा हूं, तो मुझे 2 टू द पावर x प्लस में 2 टू द पावर -x दिख रहा है, और यहां पर मुझे हाफ ऑफ 3 टू द पावर x प्लस में 3 टू द पावर -x दिख रहा है। अब क्वेश्चन जैसा मुझसे डिमांड कर रहा है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये 2 की पावर -x अपने आप में है 1/2 की पावर x है, ये 3 की पावर -x अपने आप में 1/3 की पावर x, और कोई भी पॉजिटिव फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। तो ये भी अपने आप में 2 या 2 से बड़ा होगा, लेकिन आप पास में 1/2 की मल्टीप्लाई है तो ये पूरा 1 से बड़ा होगा, ये 2 से बड़ा, ये 1 से बड़ा, मिलाकर के पूरी कहानी किससे बड़ी, 3 से बड़ी होगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी डेली माने 3। सही है। ओ ओ ओ ओके। और ये होगा कब, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, शायद x इक्वल टू 0 पे हो जाना चाहिए मिनिमम वैल्यू 1 + 1। हाँ, x इक्वल टू 0 पे अकर हो जाएगी, और x इक्वल टू 0 क्योंकि ये तो सभी रियल x के लिए, तो x इक्वल टू 0 भी मिल ही जाएगा।
तो ये क्योंकि फंक्शन अपने आप में 3 या 3 से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यूज होगी वो 3 होगी। चलो एक क्वेश्चन और डन डना डन हो गया। अब इससे हमारे को एक चीज का तो एक्सपेक्टेशन से मतलब ऐसा कुछ नहीं, बाहर कहीं नहीं जा रही अभी तक चीजें, सब कुछ अपने अपने एरिया में ही फॉलो हो रहा है। इससे क्लियरिटी तो हो गई कि बहुत ज्यादा दूर की चीजें तो नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अपने आप में 1 से 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन्स है। 7th और m-1th अर्थमेटिक मीन का रेशियो जो है अपने आप में 5/9 है। अच्छा, अर्थमेटिक मीन है ना, कहानी में अगर 1 और 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन, मैं आपको जरा फोटो दिखा देता हूं। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1, अगला A2, अगला A3, अगला A4, ऐसे डैश डैश A30 कितने हैं, m अर्थमेटिक मीन है, सॉरी am, लास्ट वाला am होगा, और फिर आएगा 30। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की जरूरत है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्वेश्चन में एंटर करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये टोटल m टर्म्स है, ये टोटल कितने टर्म्स है, m टर्म्स है। ये एक टर्म इधर की और ये एक टर्म इधर की मिलाकर के ये जो टोटल टर्म्स है ना वो m+2 है, m+2 टर्म्स है। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो 30 है ना ये tm+2 है। अगर ये tm+2 है तो tm+2 इज इक्वल में हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस में m-1 इंटू डी, माने जो ये 30 नहीं है 31 है शायद, आई थिंक ना 31, सॉरी ये जो 31 है ना, ये 31 जो है tm+2 जो 31 है, 31 इज इक्वल में 1 प्लस में m-1 इंटू डी है। इसका मतलब जो d होगा माने जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 30 डिवाइड बाई m+1 होगा, m-1। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरे से क्या गलती है वो बताता हूँ। m+1 कैसे हो रहा है सुनो, अब बड़े ध्यान से सुनना। m प्लस अगर ये हम tn लिखते हैं ना तो tn लिखते टाइम पे हमारी आदत होती है a प्लस n-1 इंटू डी लिखने की, है ना, तो वही m-1 लिखने में आ गया। ये m-1 नहीं है, ये भी बड़ा मस्त है, इसको भी समझिएगा। ये 1 प्लस फर्स्ट टर्म मतलब a की जगह फर्स्ट टर्म प्लस n, यहां पर n की वैल्यू m+2 है तो m+2-1 इंटू डी है, तो बेसिकली ये m+1 इंटू डी है। और इसी वजह से d की जो वैल्यू आएगी वो 30 अपॉन में m+1 आएगी, माने जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 30/m+1 आएगा अगर जरूरत पड़ी तो। एक बात खत्म हुई, पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रक्चर समझ जाएं सीन का क्या है। अब सेकंड पॉइंट पाते हैं। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि 7वें और m-1वें अर्थमेटिक मीन, 7th अर्थमेटिक मीन इज A7 और m-1 अर्थमेटिक मीन इज AM-1। अब अर्थमेटिक मीन की एक खास बात होती है, अर्थमेटिक मीन ऐसे नहीं चलता जैसे हम बोलते हैं T6, तो T6 का मतलब A+5D होता है। लेकिन अगर अर्थमेटिक मीन चल रहा है A6 तो अर्थमेटिक मीन 6 का मतलब A6 है तो वो A+6D होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टेप आगे होता है। देखो जैसे ये A3 है ना, ये अपने आप में थर्ड नंबर पे नहीं है, ये फोर्थ नंबर पे है ऑलरेडी। ठीक है ना, हाँ, तो ये बेसिकली T4 है, तो T4 की वजह से ऑलरेडी A+3D आएगा, माने 1+3D आएगा। तो जो A7 होगा वो होगा 1+7D और ये हो जाएगा 1 प्लस m-1 इंटू डी, और ये हमारे को दे रखा 5/9। ओके, अभी भी चिल मार के खेलो, यहां तक भी मेरे को नहीं लगता कोई बहुत मुश्किल जगह पे खड़े, इजीली डिसॉल्वेबल है। ये जगह 9 प्लस में 63d इज इक्वल में 5 प्लस में 5 टाइम्स m-1 इंटू डी, राइट। तो यहां से दिख रहा है 4 इज इक्वल में कितना, d कॉमन ले रहा हूं मैं, 5m-68 दिख रहा है जो मुझे, 5m-68, यहाँ का -5 और उधर का 63 और आ गया कॉमन में, तो इतना 5m माइनस इतना। चलो ठीक है, 4 की जगह 4, 5m-68 को पकड़े रखा, और जो ये d है ना, d हम यहां से उठा लेते हैं, d पड़ा ही अपने पास में, d तो अपने पहले ही सोच रखा था, 30 अपॉन में कितना m+1। अच्छा, 4 से ये 30 गया 15 टाइम्स, उधर कितना छोड़ा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2m+2, इधर कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 75m। सोचना माइनस में 15 इंटू ये हो जाएगा 680 इसके और 340, 680 340 1020, ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा 73m इज इक्वल टू 1022, m बराबर 40, m इज इक्वल टू 14 आ गया। m अगर 14 आ गया तो क्वेश्चन में मांगा क्या था, m/7, माने 14/7 इज इक्वल टू 2, माने ऑप्शंस आगरा, अहमदाबाद, ठीक है ना। ओके, औरंगाबाद, बहुत सारी दूर दूर तक के जितने भी सिटीज हैं ए पे सब आगे निकाल दिए, अजमेर वगैरह सब। तो कहना मतलब ये कि m/7 इज इक्वल टू 2 कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन डुएबल क्वेश्चन था, अपने को पता चला कि इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, राइट है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ताकि अपने को पता चले और क्या क्या पूछा गया। देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1/3² - 1 1/5² - 1 टिपिकल सीरीज सी बना दी इन्होंने। देखो एक खास बात है सब में, यहां पे 3 है, यहां पर 5 है, यहां पे 7 है, थर्ड नंबर पे 7 है। थर्ड नंबर पे 7 है तो 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1, और यहां पे 2 × 2 + 1, यहां पे 2 × 1 + 1। अच्छा, तो ये अपने आप में 100 नंबर पे होगा, 2 × 100, 2 × 100 + 1 ऐसे चल रहा है का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये कि अगर ये सेकंड नंबर पे चल रहा है तो 2 × 2 + 1, माने पूरी सीरीज इस तरह चल रही है, सिग्मा 1/2r + 1 का होल स्क्वायर - 1 ऐसे चल रहा है। आर की वैल्यू 1 से चालू होगी और 100 तक जा रही है, साफ पता चल रहा है पूरी सीरीज यही है। आगे खोलते हैं, सिग्मा में चलने दीजिए। 1/, में कितना, ये अपने को दिख रहा है 2r + 1। अच्छा, इसी को यहीं कर देता, ये जो 1 लिखा है ना, इस 1 को 1 का स्क्वायर समझ रहा हूं, तो ये ऐसे दिख रहा है मेरे को a² और ये b² के हिसाब से ये दिखेगा 2r + 1 + 1, तो 2r + 1 सही है। सिग्मा में चलो, यहां पर हो जाएगा 1/, में कितना 2r + 2, इसका अंदर 2 × r + 1, और ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, इट इज 2r। तो फाइनली अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 1/4। सिग्मा में देखा जाए तो 1/, में कितना r × r + 1। यहां तक तो बैठ गया मामला। अच्छा, अब और जरा ध्यान से चलो, 1/4 तक सही है। सिग्मा की जगह सिग्मा, ऊपर जो 1 है ना, दैट इज डिफरेंस ऑफ नीचे वाला r - r + 1 - r, और अपॉन में दिख रहा है r × r + 1। अच्छा, यहां से दिख जाएगा 1/4 सिग्मा के अंदर, अगर मैंने इसमें डिवाइड करा तो 1/r - 1/r + 1, और r की वैल्यू वही 1 से लेकर के 100 तक चलेगी, तो 1/4 की जगह 1/4। अब सीरीज खोलते हैं, r की जगह 1 रखा, 1/1 - 1/2, प्लस अगली बार 2 रखा, 1/2 - 1/3, एंड सो ऑन होते होते लास्ट नंबर पर आ जाएगा 1/100 - 1/101 ऐसा, और ये सीरीज क्लोज कर दी। और सबको पता है कैंसिल आउट होते ही जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/101, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100/101, 4 से गया 250, ओ 4 से गया 25, सॉरी 25/101, माने बी ऑप्शन, बॉम्बे बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। नॉट सो डिफिकल्ट, मतलब मैं तो इसका एवरेज खेल में ही मानूंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल की तरफ नहीं मानूंगा। हाँ, स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए तो हो सकता है कि शायद वो उसे अपर मॉडरेट में गिन ले कि सर ये डिफिकल्ट था, सर मेरे दिमाग से तो मैं हार जाता सर इस पे, ठीक है, हो सकता है उसको ऐसा लग जाए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं देख के जाएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं ना, ऐसे आपने पिछली बार, अब तक जो हम लोगों ने पिछली बार जब अपन ने अपना पूरा कोर्स किया था, तभी मुझे ऐसा आइडिया है कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में हम लोगों ने 70+ क्वेश्चन करे थे, आई थिंक हो सकता है 90+ भी हो जाए, तो 90 तक मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमने टोटल 90 क्वेश्चंस करे थे, तो 90 क्वेश्चन में अभी आज वाले 10 तो जोड़ ही लिए, आई थिंक ये शायद 14-15 चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से लगा लेते हैं इससे पहले कि समय खत्म होता जाए। ई की पावर में यहां से दिख रहा है कॉस की जीपी सीरीज, इनफाइनाइट जीपी सीरीज दिख रही है सब, ओके। इसमें भी ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, इस पूरे ब्रैकेट को मैं 2 की पावर बनते देख रहा हूं, फिर ई और लॉग ही हटते देख रहा हूं। तो पहली बात तो मुझे ही दिख रहा है 2 की पावर में कितना cos²x, प्लस में दिख रहा है cos की पावर 4x, प्लस में दिख रहा है cos टू द पावर 6x, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट दिख रहा है मुझे, ओके। अब ये ऊपर साफ दिख रहा है जीपी सीरीज, एकदम क्लियर कट जीपी सीरीज दिख रही है कि हाँ ये जीपी सीरीज है। इसका मतलब 2 की पावर a अपॉन में 1 - r cos²x, इसका मतलब 2 की पावर में cot²x मुझे साफ दिखने लग गया साफ। ये अपने आप में ये सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वाड्रेटिक को, ये क्वाड्रेटिक जो है ना, t² - 90 + 8 इज इक्वल टू 1, t - 1 t - 8 से t की वैल्यू 1 और 8 आ रही है, माने ये 1 और 8 दे रहा है, माने ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, माने इसका आंसर है, इसका आंसर है माने t है तो या तो 1 है या 8 है। तो 2 की पावर cot² इज इक्वल टू 1 है, या 2 की पावर cot² इज इक्वल टू में 8 है। अब थोड़ा गंदा सा दिखने वाला चीज पे आ गया अपन कि भाई ये कैसे होने वाला है। इसकी वैल्यू अपने आप में दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 0 से π/2, x की वैल्यू 0 से π/2 दी है ना, तो ये तो अपने आप में 2 की पावर 0 है, तो 0 तो ले ही नहीं सकते, तो ये तो हटा ही दो, चलो हटाओ, ये तो कम ही हो गया।
इधर से देखा जाए 2 की पावर 3, इसका मतलब कॉट एक्स इज इक्वल टू में प्लस माइनस रूट थ्री आ रहा है, राइट है भाई। और माइनस रूट थ्री ले ही नहीं सकते, क्वाड्रेंट फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से हम नेगेटिव ले ही नहीं पाएंगे, तो अब क्या क्या कर सकते हैं वो सोच लो। देखो, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू में अगर प्लस का रूट थ्री लेते हैं, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू प्लस का रूट थ्री लेके रख लेते हैं एक बार जरा, है ना। सुनो, अब क्वेश्चन में डिमांड क्या करिए, वैल्यू किसकी मांग रहा है, वैल्यू ऑफ 2, आपको दिख रहा है साइन एक्स, मुझे दिख रहा भी साइन एक्स, प्लस के अंदर दिख रहा है रूट थ्री कॉस एक्स, और अगली ही लाइन में मुझे दिख जाएगा 2/1 प्लस रूट थ्री कॉट एक्स, ये दिखा साहब मुझे, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, रूट थ्री की जगह रूट थ्री, और कॉट एक्स की जगह फिर से रूट थ्री, तो 2/4 माने 1/2 इज द राइट आंसर। मैंने कैलकटा, ओके, तो कैलकाटा इज द राइट आंसर। बाय, आंसर बहुत मस्त है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, लोअर मॉडरेट में ही रखूंगा, दिखने में गंदा है लेकिन इस तरह क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं ना, अपनी पूरी बाइजू के तो आप उठा के तो देखिए, भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन अपन ने। चलिए, तो आज के दिन के लिए मेरा जहां ख्याल है अपन लोग अब अलविदा ले लेते हैं एक दूसरे से, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग ने आज के दिन पे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के चैप्टर को भी थोड़ा हीट अप कर दिया है, वार्म अप कर दिया है। आज के दिन के मेरे करे हुए ये 15 क्वेश्चन अब मैं आपको हैंड ओवर करता हूं, आप अब 60 क्वेश्चन तक दौड़िए, अलग अलग ड्रॉप ले लेकर के, आपको दिखने वाला क्वेश्चन। अब पीवाई क्यूज कीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ पीवाई क्यूज ज्यादा कीजिए, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पीवाई क्यूज में, और पीवाई क्यूज बहुत पुराने लेवल के नहीं करें, ज्यादातर पिछले 3 साल के देख लेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब दे दिया उन्होंने। तो पिछले 3 साल के पीवाई क्यूज भी अगर आपने कर लिए ना, तो उससे भी आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा, गारंटेड है, मैं बता रहा हूँ। 60 पेपर है भाई, पूरा सीक्वेंस है प्रोग्रेशन का, हर कोना नाप दिया तो जाने की जरूरत ही कहीं और। तो फिलहाल मेरा सजेशन तो यहाँ पीवाई क्यूज करें, पिछले 3 साल के, बहुत पुराने नहीं जाएंगे, 45 ईयर्स और ये सब करने की अभी इतना ना तो हमारे पास समय है ना जरूरत है। तो बस आपसे यही कहकर के अलविदा लेता हूँ, माता पिता का खूब सम्मान करना है, खूब सम्मान पाना है, और सम्मान तो मिल ही गया है ऑलमोस्ट, मेरा ज्यादा ख्याल है, अगर भाई आप सही चल रहे हैं तो। और भाई बहनों से तो नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, सफलता अपने साथ है, अपने साथ ही रहेगी। जय हिंद।